हेलो स्टूडेंट्स। दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल से एमपीपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के कक्षाएं प्रारंभ करी हैं। और सोशियोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि सोशियोलॉजी में हमको सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। तो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो समुदाय पढ़ा था। समुदाय का मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था, आपको सारी चीज़ें बताई थी। उसी के अगले क्रम में आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है समिति को लेकर। तो जो समिति है ये भी समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और समुदाय का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समिति है। समिति और समुदाय एक साथ मिलकर के हमको पढ़ना पड़ जाएगा। समिति को ही संघ के नाम से जाना जाता है। तो समाजशास्त्र में समिति या संघ आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका इंग्लिश वर्जन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम समिति के बारे में पूरा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए अब हम बात करते हैं कि समिति को आखिर किस रूप में समझा जाए। तो जो पहला इसके जो पुराना जो टॉपिक था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समुदाय। समुदाय में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी व्यक्ति हैं, यानी कि हम सभी लोगों की बात करें तो जो व्यक्तियों का समाज है, तो हम सभी लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उन सभी आवश्यकताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ आवश्यकताएं हमारी कैसी होती हैं, सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, और कुछ आवश्यकताएं होती हैं हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ हो जाती है, समुदाय में हो जाती है। ये लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था। सामान्य आवश्यकता जैसे कि समुदाय में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कोई भी गांव है, नगर है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे भोजन पानी की आवश्यकता है, तो वो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ हो जाती है, समुदाय में। लेकिन हमारी सभी आवश्यकताएं सामान्य आवश्यकताएं नहीं होती हैं, और कुछ आवश्यकताएं कैसी रहती हैं, विशिष्ट आवश्यकता। विशिष्ट आवश्यकता से मतलब ये हो जाता है कि ये व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है और ये सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे एमपीपीएससी की तैयारी करना, तो एमपीपीएससी की तैयारी करना सभी लोगों की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ लोगों की ही आवश्यकता है। इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगी, ये विशिष्ट आवश्यकता की कैटेगरी में आएगी। और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो एक अंतर समझ में आ रहा है समुदाय और समिति में, वो अंतर ये भी है कि समुदाय में हमारी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि समुदाय के बहुत सारे सदस्य होते हैं और उनकी आवश्यकताएं सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। तो सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होगी, समुदाय में। लेकिन जब हम अपनी विशिष्ट आवश्यकता की बात करेंगे तो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका निर्माण करना पड़ेगा, समिति का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम समिति को यदि डिफाइन करना चाहें या समिति का हम अर्थ समझना चाहें, तो समिति का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो विशिष्ट आवश्यकता है, अभी इसको मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट आवश्यकता और सामान्य आवश्यकता। तो जो हमारी विशिष्ट आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं, और उसी संगठन को समाजशास्त्र में क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र में समिति के नाम से बोला जाता है या समिति के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन में आपने संगठन पढ़ रखा है, तो एक्चुअली लोक प्रशासन में हम जैसे संगठन नाम से बुलाते हैं, समाजशास्त्र में उसी को समिति नाम से बुलाए जाते हैं। कुल मिलाकर के जो समिति है, समिति का एक विशिष्ट रूप क्या होता है, संगठन होता है। समिति के कई सारे रूप होते हैं, लेकिन
लोक प्रशासन में हम जो संगठन समझते हैं उसी संगठन को समाजशास्त्र में क्या बोलते हैं? समिति। क्योंकि बात चल रही है किसकी? विशिष्ट आवश्यकताओं की। तो जो विशिष्ट आवश्यकता है वास्तविकता में देखा जाए तो आधुनिक समाज जो होता है, आधुनिक समाज से मतलब ये है कि ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज ये परंपरागत समाज की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो औद्योगिक समाज है और उत्तर औद्योगिक समाज है वो दोनों आधुनिक समाज की कैटेगरी में आते हैं। तो जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में हमको समितियां बहुत सारी मिलती हैं। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पर आपको समितियां उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी जितनी आधुनिक समाज में मिलेंगी, क्योंकि आधुनिक समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताएं सामान्य के साथ साथ क्या हो चुकी हैं? विशिष्ट हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि व्यायामशाला या जैसे हम क्या बोलते हैं? जिम बोलते हैं। तो ये जो जिम है, जिम आपको कहाँ मिलेगा? जिम मिलेगा आपको नगर में। जिम की आवश्यकता गांव में नहीं है, गांव में आपको मिलेगा भी नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे क्लब। क्लब कहाँ मिलेगा? क्लब आपको नगरों में मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्लब नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर के जो समिति है, समिति किसके साथ जुड़ रही है? आधुनिक समाज के साथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि समिति परंपरागत समाज में नहीं पाई जाती। बहुत सारी समितियां ऐसी हैं जो परंपरागत समाजों में भी पाई जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये इस प्रकार की समितियां हैं जो सभी समाजों में पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कंपैरेटिवली हमको आधुनिक समाज में बहुत सारी समितियां मिल जाती हैं। तो समिति वास्तविकता में देखा जाए तो आधुनिक समाज की ज़्यादा बड़ी विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्यावर के बारे में पढ़ते हैं। मैक्यावर पेस, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि समाजशास्त्र के जाने माने समाजशास्त्री मैक्यावर और उनके जो शिष्य हैं वो पेस। इनका ये कहना है कि आवश्यकता जो पूर्ति होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति मैक्यावर बोलते हैं 3 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका ये बताते हैं कि जितने भी लोग हैं वो क्या करें? स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। इसका अर्थ यह है, मैक्यावर का ये कहना है कि जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूर्ण करें। स्वतंत्र रूप से पूर्ण करने से मतलब ये हो जाता है कि जब हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करें तो अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते समय हम दूसरे लोगों का ध्यान ना रखें। कुल मिलाकर के एक स्वार्थ परक समाज की स्थिति हो सकती है कि जिसमें लोग क्या कर रहे हैं? केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आवश्यकता के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति वास्तविकता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति हो जाती है और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करने लगते हैं। ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरी बात, मैक्यावर का ये कहना है कि आवश्यकता पूर्ति के लिए हम क्या करें? एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगें, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर हमला कर दें, सामान छीनने लगें, सेवाएं छीनने लगें एक दूसरे से। तो ये स्थिति, इस स्थिति से और भी ज़्यादा खराब है, यानी संघर्ष वाली स्थिति हो जाएगी। ये भी समाज में लगातार नहीं हो सकती। तीसरी बात हम करें तो उनका ये कहना है कि व्यक्ति क्या करें? अपने हितों की पूर्ति के लिए, हित से मतलब यहाँ पर आवश्यकता से है, तो अपनी हितों की पूर्ति के लिए क्या करें? कुछ विशेष नियमों के अनुसार, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं? कुछ नियम। मिलजुल कर कार्य करते हैं, यानी कि वो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में मिलकर के कार्य कर रहे हैं।
और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, सहयोग के द्वारा पारस्परिक उद्देश्यों को, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, और सहयोग करते हुए क्या कर रहे हैं, पारस्परिक उद्देश्य। पारस्परिक उद्देश्य से मतलब ये हो जाता है कि जो भी उनके उद्देश्य हैं वो एक व्यक्ति का तो उद्देश्य है नहीं, कई सारे लोगों के उद्देश्य हैं, तो उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो तीसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका बताता है कि व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये सब लोग ये समिति निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि समिति बना करके क्या किया जाता है, हितों की पूर्ति की जाती है। हितों की पूर्ति कैसे की जाती है, नियम के अनुसार की जाती है। साथ ही साथ मिलजुल करके भी कार्य किया जाता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग भी किया जाता है, और उसको इन सभी चीज़ों से क्या किया जाता है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो मैकावर का ये जो तीसरा सुझाव है, इसी सुझाव से ही क्या है, समिति का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के मैकावर ने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्या करें, हम मिलजुल करके कुछ नियम बना लें, और उन नियमों के साथ बनाते हुए क्या कर लें, किसी संगठन या किसी समिति का निर्माण कर लें, जिससे क्या होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, सहयोगात्मक तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषाएं, मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र में परिभाषाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। लास्ट टॉपिक भी मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको समुदाय पढ़ा रहा था कि परिभाषाएं याद करते समय आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स उठा लेने हैं। चलिए कीवर्ड्स के लिए हम चर्चा करें। यहाँ पर सबसे पहली जो परिभाषा है वो परिभाषा किसकी है, मैकावर पेस की। क्या बोल रहे हैं, समिति क्या है, मनुष्यों का एक समूह है, और जैसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। तो देखिए मैकावर की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में आप दो तीन कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। क्या, मनुष्यों का समूह, दूसरा कीवर्ड क्या है, सामान्य उद्देश्य, ठीक, या फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। तो मैकावर पेज में वैसे देखा जाए तो समिति का जो निर्माण होता है वो विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति करने के लिए होता है, लेकिन मैकावर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन का निर्माण करना। दूसरी डेफिनेशन देखें अकबर निमकोव की। अकबर निमकोव क्या बोल रहे हैं, समिति एक ऐसा संगठन है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट मिल रहा है आपको अकबर निमकोव की डेफिनेशन का, क्या मिल रहा है कि अकबर ने समिति को क्या बोला है, संगठन है जो विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ अकबर निमकोव की डेफिनेशन में आपको दो कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, कौन कौन से, संगठन और दूसरा क्या है, विशेष स्वार्थ। संगठन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोक प्रशासन में आप जैसे संगठन बोलते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वो एक समिति है। चलिए गिन्सबर्ग पूरा नाम है इनका, मॉरिस गिन्सबर्ग। इनका नाम गिन्सबर्ग भी लिखा जाता है और कहीं कहीं जिन्सबर्ग भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जी से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग एक ही है। क्या बोल रहे हैं, समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह। तो देखिए यहाँ पर मैकावर ने क्या बोला, मनुष्यों का समूह, ये क्या बोल रहे हैं, सामाजिक प्राणियों का समूह। तो मॉरिस जिन्सबर्ग की डेफिनेशन का की पॉइंट क्या हो गया, सामाजिक प्राणियों का समूह जो निश्चित लक्ष्य, सेकंड कीवर्ड क्या है यहाँ पर, निश्चित लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के बात, चाहे वो मैकावर पेज बोल रहे हैं, चाहे ऑकबॉर्न बोल रहे हैं, चाहे गिन्सबर्ग बोल रहे हैं, बात एक ही है
लेकिन डेफिनेशन में कीवर्ड्स अलग अलग हैं। तो गिन्सबर्ग के लिए 3 कीवर्ड्स, सामाजिक प्राणियों का समूह, दूसरा निश्चित लक्ष्य, और तीसरा क्या है, सामान्य संगठन। आपको किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करना है, 2 या 3 डेफिनेशन याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें समिति की विशेषताएं। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट बन सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। यदि शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट में यदि आपने यही डायग्राम बना दिया, यदि अकेला, इतनी सारी आपने जो विशेषताएं समिति की इनको याद करके यदि आप ये डायग्राम अकेला बना देते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख करके, समिति की डेफिनेशन लिख करके, और ये अकेला बना देंगे, तो यही अपने आप में बहुत है। चलिए पढ़ते हैं समिति की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि ये व्यक्तियों का संगठन है। समुदाय भी व्यक्तियों का संगठन है और समिति भी व्यक्तियों का संगठन है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? समुदाय सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है और समिति विशिष्ट आवश्यकताओं की। क्योंकि व्यक्तियों का संगठन है इसलिए क्या है, मूर्त है। मैंने आपको बताया था मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार की अवधारणाएं चलती हैं समाजशास्त्र में। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें अमूर्त की कैटेगरी में आ जाती हैं, लेकिन वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, वो मूर्त होता है। समिति को हम देख सकते हैं, ठीक, इसलिए वो क्या है, मूर्त है। तो व्यक्तियों का संगठन है इसलिए मूर्त है। नेक्स्ट, निश्चित उद्देश्य। देखिए, जितनी भी समितियां बनती हैं उन सभी के उद्देश्य कैसे होते हैं, वो निश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें बैंक, तो बैंक एक आर्थिक समिति है। बैंक का उद्देश्य निश्चित है। आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में अर्थव्यवस्था में आपको बैंक पढ़ना भी है। और बैंक का निश्चित उद्देश्य क्या है? बैंक का निश्चित उद्देश्य ये है कि ये लोगों से जमा स्वीकार करता है और इसके अलावा क्या करता है, लोगों को ऋण प्रदान करता है। स्कूल कॉलेज भी समितियां हैं, उनके उद्देश्य भी कैसे हैं, निश्चित हैं। हॉस्पिटल भी समिति है, उसका उद्देश्य निश्चित है। चलिए नेक्स्ट, समिति की सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक। ऐच्छिक से मतलब ये हो जाता है कि आपको जब इसकी सदस्यता छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि बैंक में जॉब करता है तो वो उसको छोड़ सकता है, कहीं और ज्वाइन कर सकता है। आप सपोज यदि कभी सपोज पटवारी हैं, कोई व्यक्ति पटवारी के रूप में सेलेक्ट हो गया, फिर उसका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, किसी दूसरी अच्छी पोस्ट पर हो गया, तो वो पटवारी छोड़ देगा और कहाँ आ जाएगा, वो एमपीपीएससी की पोस्ट पर ले लेगा। तो समिति की सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। आप सदस्यता चाहे जब चाहे ग्रहण कर सकते हैं और जब आपको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। लेकिन समुदाय की सदस्यता कैसी थी? उसकी अनिवार्य सदस्यता थी। चलिए नेक्स्ट, समिति की स्थापना कैसे की जाती है? विचार पूर्वक। यानी हमारे सामने कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही क्या किया जाता है, समिति की स्थापना की जाती है। इसलिए क्या बोला जाएगा कि इसकी स्थापना कैसी की जा रही है? विचार पूर्वक, यानी सोच समझ करके। चाहे वो सरकार उसकी स्थापना कर रही है और चाहे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी स्थापना कर रहा है, लेकिन इसकी स्थापना कैसे की जाएगी, वो बहुत सोच समझ करके उसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, नियमों पर आधारित। समिति हमेशा ही नियमों पर चलती है और समिति के जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? नियम लिखित होते हैं। और समिति के जितने भी सदस्य रहेंगे उन सभी सदस्यों को उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई बाहर का सदस्य भी उस समिति में आता है तो भी उसे उन नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे आप कई बार हॉस्पिटल में गए होंगे और हॉस्पिटल में बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि कृपया मोबाइल पर बात ना करें, जोर जोर से चिल्ला करके बात ना करें, शांति बनाए रखें। तो हॉस्पिटल में कोई भी पहुंच जाए, भारत के यदि राष्ट्रपति भी पहुंच जाएंगे तो भी उनको उस हॉस्पिटल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो समिति के जो नियम हैं, समिति के नियम कैसे होते हैं? लिखित होते हैं और समिति पूरी तरह से नियमों पर ही आधारित होती है।
चलिए, अस्थायी प्रकृति। देखिए, अस्थायी प्रकृति का मतलब ये हो जाता है कि समिति को आप कभी भी समाप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, हालांकि देखा जाए तो स्कूल कॉलेज लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन अस्थायी प्रकृति बोलने का मतलब ये है कि यदि कभी किसी भी समय ये लगा कि अब ये काम कर नहीं रहा तो उसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि आपने अभी सुना होगा कि सरकार ने बहुत सारे बैंक का मर्जर किया है। बैंक का मर्जर, बैंक का मर्जर से मतलब क्या हो गया कि एक बैंक को दूसरे बैंक में जोड़ दिया है। जैसे देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया, तो कुल मिला करके जो देना बैंक था, देना बैंक भी अपने आप में एक समिति ही है, लेकिन क्या हो गया, अब देना बैंक के नाम से कोई भी बैंक नहीं है और उसको किसमें मर्ज कर दिया है, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो समिति भले चाहे कितने भी 50 साल 100 साल से चली आ रही है, लेकिन उसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निश्चित संरचना। निश्चित संरचना से मतलब ये हो जाता है कि समिति की हमेशा ही निश्चित संरचना रहेगी। जैसे एमपीपीएससी, एमपीपीएससी एक समिति है, या यूपीएससी, ये भी एक समिति है। इनकी संरचना निश्चित है, आपको अच्छे से मालूम है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ कुछ सदस्य होते हैं। आपने पढ़ भी रखे हैं, बहुत सारे आयोग पढ़ रखे हैं, हम उसकी संरचना पढ़ते हैं, तो उसकी संरचना निश्चित होती है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग भी एक समिति ही है, तो हमको मालूम है कि भाई एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा उसके और भी 2 आयुक्त होते हैं। तो समिति की संरचना कैसी रहती है, निश्चित। नेक्स्ट, औपचारिक संबंध। देखिए, औपचारिक की जब बात आती है तो यहाँ ज्यादातर हमारा मतलब होता है कि इनके सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उसका आधार 99% कैसा होता है, लिखित होता है। और औपचारिक का दूसरा अर्थ ये हो जाता है कि वो जो संबंध है केवल और केवल जब तक व्यक्ति उस समिति के अंदर है तब तक ही रहने वाले हैं। जैसे ही आप उस समिति से बाहर आ जाएंगे तो आपके संबंध वो जो समिति है उसके सदस्यों से वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि तब थे जबकि आप उस समिति में थे। जैसे कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या किसी भी जगह जॉब करते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो जब आप उस ऑफिस में होते हैं पर्टिकुलर, तो आपको बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को नमस्ते करनी पड़ती है, ऐसा वैसा। लेकिन उन्हीं लोगों से यदि आप किसी विवाह समारोह में मिल जाते हैं तो उस प्रकार के संबंधों, जैसा कि आप जब ऑफिस में जिस संबंध का पालन किया करते थे तो उस तरीके से आपको पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, संबंध कैसे रहेंगे यहाँ पर, औपचारिक। जैसे हमारे परिवार के लोगों से जो संबंध रहते हैं वो औपचारिक नहीं होते हैं, कैसे रहते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, पूरी तरीके से लिखित भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, स्थायी संबंध होते हैं। लेकिन समिति में क्या होता है, संबंध कैसे होते हैं, औपचारिक। चलिए नेक्स्ट, समिति को ये बोला जाता है कि समिति साध्य नहीं है, क्या है, केवल और केवल एक साधन है। इसका अर्थ यह है कि समिति आपके लक्ष्य प्राप्ति का केवल एक माध्यम है। समिति स्वयं में आपका लक्ष्य नहीं होती। जैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है और वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। अब एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, तो ये कोचिंग एक्चुअली आपके लिए क्या है, केवल और केवल एक, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, कोचिंग आपके लिए क्या है, केवल एक साधन है। आप कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उस कोचिंग को ज्वाइन करके आप एमपीपीएससी में सिलेक्शन ले लें, उस कोचिंग में बने रहना आपका लक्ष्य नहीं है। तो ये जो साध्य शब्द होता है, साध्य, साध्य का मतलब होता है कोई लक्ष्य। तो समिति अपने आप में लक्ष्य नहीं होती, वो केवल और केवल एक साधन होती है, उसके द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं।
चलिए नेक्स्ट, समिति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समिति में दो पक्ष होते हैं। क्या? एक नियम और दूसरा क्या? व्यक्ति। तो जो समिति होती है, समिति में जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या रहता है? व्यक्ति प्राथमिक हो जाता है, और व्यक्ति प्राथमिक होने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने हिसाब से नियम को कहीं ना कहीं बदल भी सकता है। एक उदाहरण हम लेकर के चलें, जैसे कि कोई भी क्लब है, कोई भी क्लब, उस क्लब का जो अध्यक्ष रहेगा वो अपने अनुसार क्या कर लेगा? वो अपने अनुसार नियम कानून नए बना सकता है और उसे बदल भी सकता है। तो कहीं ना कहीं समिति में व्यक्ति का जो पक्ष होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है। तो ये सब विशेषताएं क्या है? ये सब विशेषताएं आपको समिति की हैं। आपको केवल ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट्स याद कर लेना है और उसको वहां पर आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, समिति के प्रकार। तो जो समिति है, समिति के यदि हम प्रकार की बात करें तो यहां हम दो तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अस्थायी समिति और स्थायी समिति। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्थायी समिति का मतलब क्या है कि समिति जो बनाई गई थी, जिस आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाई गई थी, जैसे ही वो आवश्यकता समाप्त हुई तो समिति भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी समितियां जो बनाई जाती हैं वो बहुत सीमित समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जांच आयोग बनते हैं। जैसे अभी पटवारी भर्ती को लेकर के बहुत सारे छात्रों ने शिकायत की थी कि उसमें घोटाला हुआ है, तो आपको ध्यान होगा कि एक मुख्य जो एक न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना दिया गया था। आयोग ने जैसे ही रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को देने के साथ ही आयोग क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। तो ये अस्थायी समिति है और उस समिति में जैसे ही उसकी आवश्यकता पूर्ण होगी आयोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी कि समिति समाप्त हो जाएगी। तो जांच आयोग हो गया। ऐसा ही क्या हो गया? गणेश उत्सव समिति। तो जो गणेश उत्सव समिति है, तो आपने देखा होगा जब गणेश चतुर्थी का त्यौहार होता है तो वो जितने दिनों तक चलता है, हर एक मोहल्ले में इस प्रकार की बहुत सारी समितियां बन जाती हैं, गणेश उत्सव समितियां वगैरह। लेकिन जैसे ही वो गणेश उत्सव समाप्त होता है वो समिति भी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो समितियां हैं वो कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं। दूसरी बात करें स्थायी समिति, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आवश्यकता है वो स्थायी लगने लगती है, तो समिति को भी स्थायी कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये इस प्रकार की समितियां हैं कि इनकी आवश्यकता कहीं ना कहीं नो डाउट हमारे लिए स्थायी है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाती है? स्थायी समिति की कैटेगरी में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समिति का विभाजन मैं कई बार पेश नहीं किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमपीपीएससी मेंस में, लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैं कई बार पेज का वर्गीकरण है, मैं कई बार पेज का वर्गीकरण थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं कई बार पेज ने जो समिति का वर्गीकरण किया है वो हितों के आधार पर किया है। हित का अर्थ मैंने आपको बताया था कि हित का अर्थ क्या होता है? हमारी आवश्यकता, यानी हमारी जो आवश्यकता है उनके आधार पर मैकआवर पेज ने समिति का वर्गीकरण किया है दो तरीके से। कुछ समितियां कैसी बताई हैं? विशेषीकृत समितियां और विशेषीकृत समितियों से अविशेषीकृत समितियां, यानी यहाँ पर हमारे जो हित हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा विशेषीकृत नहीं है। दूसरे प्रकार की समितियां कैसी बताई? वो विशेषीकृत समितियां बताई, यानी कि ऐसी समितियों में हमारे जो हित हैं वो कैसे हैं? वो विशेषीकृत हित हैं। तो दोनों के आधार पर यानी क्या हो गया? समिति और हमारे हित दो आधार पर बांट दिए गए हैं। कुछ कैसे होते हैं? अविशेषीकृत, और कुछ कैसे होते हैं? विशेषीकृत। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी?
अविशेषीकृत हित की। तो अविशेषीकृत हित के अंतर्गत, अविशेषीकृत मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं है, और हित कैसे हैं, आवश्यकताएं कैसी हैं, जो बहुत बड़े समूह की या बहुत बड़े समाज की कुछ सामान्य आवश्यकताओं की श्रेणी में सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे मैकआवर पेज ने बताया है कि बहुत सारे वर्ग संगठन होते हैं, जातिगत संगठन होते हैं। जैसे भारत जैसे देश में आपको जातिगत संगठन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा राजपूत समाज, आपको मिल जाएगा अग्रवाल समाज, ठीक है ना। ऐसे कई सारे, लगभग सभी जातियों में जातिगत संगठन बने हुए हैं, तो वो उन सभी जातियों के सदस्यों के लिए काम करते रहते हैं। दूसरा बताते हैं जनजातीय समाज या सरल समाज। सरल समाज में दो टाइप के समाज आते हैं, एक तो जनजातीय समाज भी आ जाता है और दूसरा इसमें ग्रामीण समाज आता है। तो इन समाजों के कैसे संगठन, राजनीतिक संगठन जैसे गांव में परंपरागत पंचायत होती है। इसमें आपने देखा होगा गांव के जो बहुत बुजुर्ग सदस्य होते हैं वो बैठते हैं इसमें, और गांव के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं। परंपरागत पंचायत की बात हो रही है यहाँ पर, जो आधुनिक पंचायत है जिसके इलेक्शन होते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। तो वो परंपरागत पंचायत भी इसका उदाहरण है अविशेषीकृत हित का। इसके अलावा आयु समूह और लिंग समूह, ये भी क्या है, लिंग समूह का उदाहरण आप महिला मंडल से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी जगह महिला मंडल बने हुए हैं, ये सब इसका उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा पितृसत्तात्मक परिवार, जैसे जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज में क्या है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। भारत देश में आपको मालूम है संयुक्त परिवार मिलते हैं। तो जो संयुक्त परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार, वो सब वो भी एक समिति माना है मैकआवर ने एक्चुअली उसको। तो वो सारी समितियां मैकआवर किस में लेकर के चलते हैं कि ये कैसी हैं, अविशेषीकृत हैं, यानी इनके जो हित हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा विशेषीकृत नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेषीकृत हित। तो विशेषीकृत हित में मैकआवर ने 3 प्रकार के हित बांट दिए हैं। कुछ हितों को उन्होंने क्या नाम दिया है, द्वितीयक हित। कुछ हित कैसे बताए हैं, मध्यस्थ, शैक्षणिक हित। और कुछ हित कैसे बताए उन्होंने, प्राथमिक और सांस्कृतिक हित। हित को लेकर के मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि हित शब्द आपको हो सकता है कठिन लगे, तो हित का आप ध्यान रखिएगा कि हित का अर्थ सीधा सीधा किससे है, आवश्यकताओं से। तो विशेषीकृत हित में 3 भाग कर दिए हैं, हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहले द्वितीयक हित। अभी पिछले जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था पहला हित कैसा था, द्वितीयक। इस द्वितीयक हित में ये 3 तरीके के हित बताते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी हित, ठीक है ना। अब देखिए आर्थिक हित वो हैं जिनसे हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, व्यापारिक संगठन, औद्योगिक संगठन, वित्तीय संगठन। जैसे बैंक, बैंक इसका उदाहरण हो जाएगा। ये आपने सेबी का नाम सुना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी इसका उदाहरण हो जाएगा। औद्योगिक संगठन है जैसे कि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये सब किसके उदाहरण है, आर्थिक हित के आधार पर जो समितियां बनती हैं, यानी ऐसी समितियां जिनसे हमारे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वो सब आर्थिक समितियां हैं। नेक्स्ट, ऐसी समितियां जिनसे हमारे कैसे हित पूरे होते हैं, हमारी राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे राज्य, नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निगम कुछ भी बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जिससे हमारे सभी प्रकार के राजनीतिक हित पूरे होते हैं, नगर पालिका या नगर निगम से। इसके अलावा राजनीतिक दल हैं, ठीक है ना, जो राजनीतिक दलों के प्रचारक समूह होते हैं, वो सब क्या है, वो सब राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं। तो वो इस पर आधारित समिति होती है। नेक्स्ट, तकनीकी हित। तो तकनीकी हित में जैसे
तकनीकी अनुसंधान संस्थान होते हैं, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या और भी बहुत सारे तकनीकी, जैसे एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है, कृषि विभाग को लेकर के कई सारे तकनीकी अनुसंधान संस्थान खुले हुए हैं, तो वो उस आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। तो ये द्वितीयक हित पर आधारित मैकावर ने जो समितियां बताई हैं वो कितनी बताई हैं? टोटल 3। चलिए नेक्स्ट बताया था मैकावर ने मध्यस्थ शैक्षणिक हित। तो मध्यस्थ शैक्षणिक हित पर आधारित, चूंकि नाम से स्पष्ट है शैक्षणिक हित, तो शैक्षणिक हित पर आधारित समितियां कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, सुधार गृह, सुधार गृह से मतलब बच्चों के सुधार गृह होते हैं, जहाँ पर ऐसे बच्चे जो कुछ विचलनकारी कार्य कर देते हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर देते हैं जो असामाजिक होता है, तो उनको बड़ों के समान जेल में नहीं रखा जाता, हालांकि जेल को भी सुधार गृह ही बोला जाता है। तो ये सभी प्रकार के बच्चों के सुधार गृह थोड़े अलग होते हैं, तो बच्चों के जितने भी सुधार गृह हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक हित। मैकावर का कहना है इनका ये जो वर्गीकरण है ये सबसे लंबा चौड़ा वर्गीकरण है और इसके थ्रू प्राथमिक हितों की पूर्ति होती है। प्राथमिक हित को मैकावर ने बहुत एक्सप्लेन किया है। पहला क्या है? सामाजिक संपर्क या सहवास, यानी कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिनका निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि लोगों में सामाजिक संपर्क या मेलजोल बढ़ता रहे। जैसे शहरों में क्लब होते हैं, तो ये जो क्लब होते हैं यहाँ लोग आते हैं, जो भी इनके मेंबर्स होते हैं बैठते हैं, यहाँ कई बार पार्टियां भी चलती रहती हैं, ये लोग बैठ के कैरम खेल रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दूसरा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर आधारित समिति। तो स्वास्थ्य पर आधारित समिति जैसे जिम है, व्यायामशाला है, मनोरंजन के लिए फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है। यौन तथा प्रजनन, इसके लिए आधारित समिति क्या है? परिवार है, क्योंकि परिवार ही एकमात्र ऐसी समिति है जिसे मान्यता प्राप्त है, किसके लिए? यौन तथा प्रजनन के लिए। विज्ञान एवं दर्शन। अब देखिए आजकल क्या हो चुका है, विज्ञान को लेकर के बहुत सारी समितियां, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, ठीक है ना। दार्शनिक समाज को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े विद्वान समूह हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। आपने एक नाम सुना होगा थिंक टैंक का। तो ये थिंक टैंक भी क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए सजेशन दे देते हैं। तो वो सब विज्ञान और दर्शन पर आधारित समितियां हो जाएंगी। नेक्स्ट, सौंदर्यात्मक हित, कला और संगीत साहित्य, जैसे साहित्य अकादमी, उसका एक उदाहरण हो जाएगा, या यहाँ पर लिखा हुआ है संगीत एवं कला अकादमी। तो इनसे हमारे किस हितों की पूर्ति हो रही है? सौंदर्यात्मक हितों की पूर्ति हो रही है। या हमारा जो कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कोई संगीत अकादमी, हम संगीत सीखना चाहते हैं, या हम कोई कला सीखना चाहते हैं, हम डांस सीखना चाहते हैं, डांस की जितनी भी क्लासेस हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा धर्म, तो धर्म से संबंधित जो समितियां हैं उसमें मंदिर है, चर्च है, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सभी प्रकार की समितियां हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है? मैकावर पेस का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के समिति का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें इतना ही है। आपसे जो पूछने में आ सकता है, समिति की परिभाषा पूछने में आ सकती है 3 मार्कर में। शॉर्ट नोट में आपसे समिति की विशेषताएं पूछने में आ सकती हैं। शॉर्ट नोट में ही आपसे समिति के प्रकार पूछने में आ सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा लंबा आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ लिया तो हो सकता है ये जो मैकावर पेस का वर्गीकरण है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप स्लाइड देख करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं इसका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक रहेगा, और वो टॉपिक है संस्था। यानी अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? संस्था। संस्था जो टॉपिक है वो समिति से ही जुड़ा हुआ है, और जब आप संस्था पढ़ेंगे तो समिति के साथ उसको जोड़ करके पढ़ेंगे। तो
समुदाय, समिति, संस्था, ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आपने तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।